हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एम्बिशन स्टडी सेंटर। आज हम लोग जो चैप्टर चालू करने वाले हैं वो है 4th चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद द 4th चैप्टर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। इसमें हमको सबसे पहले तो इकोसिस्टम का इम्पोर्टेंस देखना है, हमको फिर देखना है कि इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट किस तरीके से आपस में रिलेटेड है, और उसके बाद में बेटा हमको एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन देखना है, किस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को बचा के रख सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम वहाँ पे ले सकते हैं और क्यों करना ये ज़रूरी है। दिस ऑल पॉइंट्स वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर। ओके, सो सबसे पहले हमको इकोसिस्टम समझना पड़ेगा, इकोसिस्टम क्या है। और ये इकोसिस्टम के बारे में हम पूरा डिटेल स्टडी बेटा 9th में कर चुके हैं। 9th में आपको 7th चैप्टर है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, जहाँ पे हम कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं इकोसिस्टम की पूरा डीप में। और ये चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, और ये चैप्टर समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी बेटा। अच्छे से समझने के लिए आप अपना होमवर्क समझ लो इसको। आपको लेक्चर ख़त्म होते ही टेक्स्ट बुक निकालनी है 9th स्टैंडर्ड की, और जो 7th चैप्टर है एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम वो अच्छे से थोरोली रीड कर लेना है बेटा। एक बार वो रीड ले लेनी है वो चैप्टर की, ताकि पूरे कंसेप्ट जो है हमारे वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, हमको एक पूरा रीड ले लेना है, वो चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेना है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं जाएगी और बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम इकोसिस्टम का डेफिनेशन देखते हैं बेटा कि इकोसिस्टम होता क्या है। ठीक है, सो इकोसिस्टम द डेफिनाइट ज्योग्राफिकल एरिया formed by biotic and abiotic factors and their interactions with each other constitute the ecosystem। मतलब इकोसिस्टम में क्या आ जाता है, इकोसिस्टम में दो चीज़ें आती है, बायोटिक फैक्टर और अबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर मतलब क्या, बायोटिक फैक्टर मतलब लिविंग जो भी बीइंग्स है, लिविंग बीइंग्स है, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे आ जाएंगे बायोटिक फैक्टर्स में। और अबायोटिक फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, फिर नॉन लिविंग फैक्टर्स, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो आ जाएंगी अबायोटिक फैक्टर्स में। और ये दोनों ही आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, या ऐसा हम कह सकते हैं कि जो भी बायोटिक फैक्टर्स है वो अबायोटिक फैक्टर्स पे ही डिपेंडेंट है, और इनके बीच में इंटरैक्शन चलते रहता है, इनके बीच में इंटरैक्शन चलते रहता है, और इसी को हम बोलते हैं बेटा इकोसिस्टम। जो एक पर्टिकुलर एरिया, एक ज्योग्राफिकल एरिया अगर हम ले लें, जैसे कि पॉन्ड है ना, पॉन्ड, तो पॉन्ड में कुछ बायोटिक फैक्टर्स होंगे और कुछ अबायोटिक फैक्टर्स होंगे जिनका आपस में इंटरैक्शन चलता रहेगा, और उसको हम बोलेंगे बेटा पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम या लेक इकोसिस्टम। वैसे अगर हम लैंड की बात करते हैं तो हो जाएगा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अगर हम डेजर्ट की बात करते हैं तो हो जाएगा डेजर्ट इकोसिस्टम, है ना। यानी ऐसे अलग अलग ज्योग्राफिकल एरिया में अलग अलग लिविंग बीइंग्स होते हैं, और उनका अबायोटिक फैक्टर्स के साथ में इंटरैक्शन चलते रहता है, और वो क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम फॉर्म करते हैं बेटा, है ना। सो ये हो गया इकोसिस्टम। ये चालू करने के पहले हम सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हमको दिए हुए हैं, सम क्वेश्चंस आर गिवन ओवर हियर। सो हम सबसे पहले वो देखते हैं बेटा। ओके, यहाँ पे आपको पेज नंबर 36 पे क्वेश्चन दिया है। सबसे पहले व्हाट इज इकोसिस्टम, विच आर इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स, है ना। सो हमने क्या देख लिया है, सबसे पहले हमने ये डेफिनेशन डालनी है वहाँ पे इकोसिस्टम की, और उसके बाद में दो उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, एक है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आ जाएगा, फिर बायोटिक कंपोनेंट्स में आ जाएगा बेटा प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, है ना। और अबायोटिक में क्या आएगा, अबायोटिक में आएगा सॉइल, वाटर, और क्या, सनलाइट, मिनरल्स। ये जो सारी चीज़ें हैं जो लिविंग बीइंग्स को अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए, सरवाइव करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती है वो सारी आ जाएगी बेटा अबायोटिक फैक्टर्स में। तो इस तरीके से व्हाट इज इकोसिस्टम एंड विच आर इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स का आपको आंसर लिखना है। हम सारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो भी चैप्टर के बीच में आ रहे हैं आपको अच्छे से सुन लेने हैं, समझ लेने हैं, और फिर कॉपीज में उसका आंसर लिखना है बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर देयर क्लासिफिकेशन। कौन से कंज्यूमर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं जो क्या करते हैं, जो प्लांट्स को खाते हैं, उसको हम हर्बीवोर्स भी बोलते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो एनिमल्स को खाते हैं, तो कार्निवोर्स। फिर टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं, टर्शरी और
एपेक्स कंज्यूमर्स, और ओमनीवोर्स भी होता है बेटा जो दोनों को खाता है, प्लांट या एनिमल। सो ये हो गया हमारे सारे अलग अलग तरीके के कंज्यूमर्स, ओमनीवोर्स है ना, मिक्स्ड कंज्यूमर्स। और उसके बाद में क्या बोला है, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर देयर क्लासिफिकेशन, इनको हमने किस बेसिस पे क्लासीफाई किया है, किस बेसिस पे क्लासीफाई किया है, एक तो उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे और उनके फूड रिक्वायरमेंट्स, कोई प्लांट खा रहा है क्या, कोई एनिमल्स मीट ईटिंग है क्या उसके हिसाब से, या उनके फूड मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से, मतलब ऑटोट्रॉपिक है क्या, हेटेरोट्रॉपिक है क्या, उस तरीके से हमने इनको क्लासीफाई किया है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट मे बी द रिलेशनशिप बिटवीन लेक एंड बर्ड्स ऑन ट्री, लेक और ट्रीज पे जो बर्ड्स बैठते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो अब मुझे बताओ, देखो वहाँ पे हमको ध्यान से देखना पड़ेगा बर्ड और लेक का क्या रिलेशन है, ये अगर हमको ढूंढना है तो हमको देखना पड़ेगा कि बर्ड्स जो है, बर्ड्स व्हाट डू बर्ड्स ईट, बर्ड्स क्या खाते हैं, बर्ड्स इंसेक्ट्स को भी खाते हैं, और बर्ड्स हमको पता है फिश को भी खाते हैं बेटा, बर्ड्स ईट फिश है ना। सो ये बर्ड तो रहते हैं ट्री पे, रहते हैं ट्री पे, यानी कहीं ना कहीं वो लैंड या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का भी एक हिस्सा है, और वो फिश को भी खाते हैं। अब देखो वहाँ पे ऐसा है कि अगर हम लेक की बात करें तो वहाँ पे सबसे पहले होगा फाइटोप्लैंक्टन्स, फिर आता है बेटा ज़ूप्लैंक्टन्स, phytoplankton, zooplankton, and then comes fishes, फिर आती है फिशेस और फिर आते हैं बर्ड्स। ये होगी हमारी फूड चेन। अगर हम बात करते हैं लेक की तो ये होगी हमारी फूड चेन। थोड़ा सा इसीलिए मैं बोल रही हूँ 9th की टेक्स्ट बुक निकाल के 7th चैप्टर पढ़ लेंगे बेटा, 7th चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होगी। फाइटोप्लैंक्टन मतलब क्या, फाइटोप्लैंक्टन मतलब जो प्लांट वगैरह होते हैं या अलगी वगैरह होती है जो वाटर में प्रेजेंट होती है, अलगी वगैरह, उसको बोलते हैं बेटा फाइटोप्लैंक्टन। ज़ूप्लैंक्टन मतलब जो छोटी छोटी फिशेस वगैरह होती है जो इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाएगी, ठीक है, जो ये अलगी वगैरह को खाती है, जैसे कि स्टार फिश वगैरह इसमें आ जाएगी बेटा, स्टार फिश वगैरह, या छोटी फिशेस होती है। और फिर ये छोटी फिशेस को बड़ी फिशेस खाती है ना, बड़ी फिशेस। और ये फिश को कौन खाता है, बर्ड्स आते हैं वाटर में से फिश को पिक करते हैं और खाते हैं ना। सो बर्ड्स क्या कर रहे हैं, फिशेस को खा रहे हैं, और फिश जो है वो लेक में है, यानी बर्ड जो है वो क्या हो गया, बर्ड्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लेक इकोसिस्टम, क्योंकि इस फूड चेन में बर्ड भी आ गया बेटा, इस फूड चेन में बर्ड भी आ गया, मतलब बर्ड जो है वो लेक इकोसिस्टम का एक हिस्सा है। भले ही वो ट्री पे रहता है, ट्री पे रहता है तो वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का भी हिस्सा है, क्योंकि बर्ड्स सिर्फ फिशेस को नहीं खाते हैं, बर्ड्स इंसेक्ट्स को भी खा सकते हैं, है ना। लेकिन बर्ड्स क्योंकि फिश को भी खाता है तो वो वहाँ पे लेक इकोसिस्टम से भी जुड़ गया, यानी बर्ड्स जो है, बर्ड्स और लेक के बीच में क्या रिलेशन है, तो हमको ऐसा बताना पड़ेगा पूरा एक्सप्लेन करके कि बर्ड्स जो है इसीलिए लेक इकोसिस्टम का भी हिस्सा है, ठीक है। ये वहाँ पे आपको फूड चेन डाल के बताना पड़ेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब। ये भी हम 9th में अच्छे से डिस्कस कर चुके थे। फूड चेन मतलब क्या होता है, व्हाट इज फूड चेन, जो सीक्वेंशियल इंटरैक्शन है, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, एपेक्स कंज्यूमर्स और फिर डिकम्पोजर, ये एक इंटरैक्शन, ये एक सीक्वेंस, ये एक लीनियर लाइन में जो एक इंटरैक्शन हो रहा है उसको हम बोलते हैं बेटा फूड चेन, उसको हम बोलते हैं फूड चेन। लेकिन हमको पता है कि एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही फूड चेन का हिस्सा नहीं होता है, एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग फूड चेन का भी हिस्सा हो सकता है ना। तो जैसे कि बर्ड्स, ये देख लो, बर्ड्स सिर्फ फिश को नहीं खाएंगे, बर्ड्स जो है वो इंसेक्ट्स को भी खा सकते हैं, यानी बर्ड्स यहाँ पे इंसेक्ट पे भी फीड हो रहा है, और ये जो इंसेक्ट्स है, ये इंसेक्ट जो है वो अलग अलग प्लांट पे भी फीड हो सकते हैं, है ना। सो इस तरीके से अगर हम देखें तो हर एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग फूड चेन का हिस्सा होता है, और जब हम इन सबको जोड़ते चले जाएंगे तो एक इंट्रिकेट डिज़ाइन, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क वहाँ पे तैयार होगा, बहुत जटिल नेटवर्क वहाँ पे तैयार होगा, जिसी को हम बोलते हैं बेटा फूड वेब, जिसी को हम बोलते हैं फूड वेब। तो समझ में आया अभी, फूड वेब इज एन नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स विच आर इंटरकनेक्टेड। फूड चेन तो सिर्फ एक इंटरैक्शन हो गया जिसमें 4 से 5 मेंबर्स होते हैं, एक लीनियर इंटरैक्शन जो हो गया वो, जैसे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, डिकम्पोजर्स, इस तरीके से, यानी 4 से 5 मेंबर्स होते हैं। और जब ऐसी फूड चेन
ये एक फूड चेन हो गई। बर्ड्स अब यहाँ पे दूसरे फूड चेन का भी हिस्सा है, यानी ऐसी अलग अलग फूड चेन्स जब आपस में जुड़ जाएंगी, इंटर कनेक्ट होंगी। क्यों इंटर कनेक्ट होंगी? क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो सिर्फ एक फूड चेन का हिस्सा नहीं होता है, वो कहीं अलग अलग फूड चेन का हिस्सा होता है। क्योंकि हमको पता है एक ऑर्गेनिज्म है तो वो कई अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड के जैसे काम कर सकता है, और उसका फूड भी बहुत डाइवर्स हो सकता है ना, अलग अलग चीज़ों को वो खा भी सकता है। इसका मतलब एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे ऐसे फूड चेन का हिस्सा है, और जब ऐसे फूड चेन इंटर कनेक्ट हो जाएंगी उस एक ऑर्गेनिज्म की वजह से, तो वहाँ पे जो नेटवर्क तैयार होता है उसको हम कहते हैं बेटा फूड वेब। फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। तो ये हो गया उनके बीच का डिफरेंस, समझ में आ गया। तो वो चेन के जगह पे, अभी एक सीधी चेन के जगह पे एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स सा नेटवर्क वहाँ पे तैयार हो जाता है। सो ये आंसर्स आपको लिख लेना है बेटा, ये आंसर्स आपको लिख लेना है कॉपी में। फिर आपको एक फूड चेन दी हुई है टेक्स्ट बुक में, पेज नंबर 36 पे डायग्राम जो 4.1 पे एक फूड चेन दी है, और आपको क्वेश्चन में बोला है कि सबको आइडेंटिफाई करो। तो सबसे पहले तो वहाँ पे प्लांट है। प्लांट क्या हो गया बेटा? प्लांट हो गए प्रोड्यूसर्स। उसके बाद में ग्रास हॉपर है। ग्रास हॉपर क्या है? प्लांट को खा रहा है तो वो है प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद में फ्रॉग क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर। स्नेक टर्शरी कंज्यूमर। ईगल अपेक्स कंज्यूमर यानी टॉप कंज्यूमर। और उसके बाद में जो वहाँ पे फंगस मशरूम्स दिख रहे हैं वो क्या है बेटा? वो है डिकम्पोजर्स। वो है डिकम्पोजर्स। तो ये हो गया हमारा फूड चेन। सॉरी, उसके बाद में एक और क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट दिस पिक्चर इनटू फूड वेब एंड व्हाई। हमको अगर इस फूड चेन हमको दी है उसको अगर हमको फूड वेब में कन्वर्ट करना है, अगर हमको एक फूड वेब में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे हमको और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जोड़ देने पड़ेंगे, जैसे कि रैट, जैसे कि टाइगर, जैसे कि डियर। अगर हम वहाँ पे जोड़ते चले जाएंगे तो रैट तो स्नेक के लिए भी फूड के जैसे काम करेगा और ईगल के लिए भी फूड के जैसे काम करेगा। यानी वहाँ पे अभी चेन के जगह पे एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क तैयार हो जाएगा। ये हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अगर वहाँ पे जोड़े तो हम इसको एक फूड वेब में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फूड वेब में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है? हमको पता है कि कभी भी नेचर में सिर्फ एक फूड चेन एग्जिस्ट नहीं करती है बेटा, फूड चेन्स आपस में हमेशा जुड़ी हुई होती है और एक फूड वेब वो बना लेती है। इसीलिए नेचर में हमेशा फूड वेब्स प्रेजेंट है, इसीलिए ज़रूरी है कि फूड चेन को ना स्टडी करके हम फूड वेब को स्टडी करें। समझ में आ रहा है? इंटरकनेक्टेड होते हैं हर जगह पे, इसीलिए उसको फूड वेब में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फूड चेन्स कैसी है? इंटरकनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। समझ में आ रहा है? सो ये क्वेश्चंस अभी हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोसिस्टम और रिव्यू। मतलब आपको इकोसिस्टम के बारे में बताया है कि वहाँ पे जो भी प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो भी प्लांट्स है, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ प्रोड्यूसर्स ही है जो फूड तैयार कर रहे हैं। उसके बाद में प्राइमरी कंज्यूमर्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर सेकेंडरी कंज्यूमर्स नहीं होंगे तो प्राइमरी कंज्यूमर्स का नंबर बढ़ता चला जाएगा। यानी हर एक के पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, हर एक के नंबर को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे हर एक ऑर्गेनिज्म का, हर एक कंज्यूमर का होना ज़रूरी है ना। हमको पता है कि अगर एक भी अगर गायब हो जाता है तो दूसरे का नंबर वहाँ पे बढ़ जाएगा। उसके बाद में जो डिकम्पोजर्स होते हैं वो भी ज़रूरी है बेटा, क्योंकि वो क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। जो डेड ऑर्गेनिजम्स है, डेड एनिमल्स है, प्लांट्स है, उसके ऊपर में फीड करके उसको डिकम्पोज कर देते हैं ना। एक तरीके से वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या? आवर एग्जिस्टेंस इज ड्यू टू दीज फैक्टर्स प्रेजेंट। यानी ह्यूमन बींग्स अगर अच्छे से जी पा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं पे रोल ये सारे ऑर्गेनिजम्स का, कंज्यूमर्स का, प्रोड्यूसर्स का, डिकम्पोजर्स का, सबका वहाँ पे रोल है बेटा। तभी जाके ह्यूमन बींग अच्छे से अपनी लाइफ कंटिन्यू कर पा रहे हैं। इसीलिए हमको उनके बारे में भी सोचना चाहिए। एक आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि फॉलन फोलिएज इन फॉरेस्ट, dead trees and carcasses in and around villages had not been decomposed for years। अगर बहुत सालों तक क्या होता था? फोलिएज मतलब जो झाड़ पत्तियाँ होती है, या किसी की कैरकैस मतलब डेड बॉडीज एनिमल की वगैरह, अगर वो डिकम्पोज नहीं होंगी तो क्या होगा बेटा? टेल मी इफ। अगर वो डिकम्पोज नहीं होती है तो डिकम्पोज नहीं होती है तो वो वैसे ही वहाँ पे पड़े हुए रहेंगे। वैसे ही पड़े हुए रहेंगे तो क्या होगा? क्या नुकसान वहाँ पे हो सकता है?
हमको पता है जब कोई भी चीज़ डिकम्पोज होती है तो उसके बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स प्रेजेंट होता है उसका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होके फिर से वो चीज़ सॉइल में आ जाएगी या कार्बन डाइऑक्साइड बन के एयर में चली जाती है, यानी वापस से वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो वापस से सॉइल या एयर में आ रहे हैं और फिर से फूड चेन में इनकॉर्पोरेट हो रहा है। ये साइकिल वहाँ पे ब्रेक हो जाती है अगर डिकम्पोजिशन वहाँ पे नहीं होता तो, है ना। रीसाइक्लिंग ऑफ वेरियस कंपाउंड्स, है ना, बायोटिक से अबायोटिक में कन्वर्ट हो रहा है। हमको पता है किसी की भी डेथ हो गई तो वो डिकम्पोज होके सारी की सारी जो कंपाउंड्स है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वहाँ पे सिंपल कंपाउंड में वो टूट के सॉइल में ऐड हो जाएंगे। हमको पता है ना डेड एनिमल्स और प्लांट्स जो सॉइल को फर्टाइल ही बनाते हैं एक तरीके से, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स है फिर से सॉइल में ऐड हो गए, मतलब बायोटिक से न्यूट्रिएंट अबायोटिक फैक्टर में आ गया, और फिर ये अबायोटिक में फिर से कोई प्लांट वगैरह ग्रो होगा तो वो उसको न्यूट्रिएंट के जैसे काम में आएंगे, यानी फिर से वो बायोटिक में आ गया। तो ये साइकिल ब्रेक हो जाती थी ना, न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसफ़र है बायोटिक से एबायोटिक और फिर से एबायोटिक से बायोटिक, ये वहाँ ब्रेक हो जाता था, ये हो ही नहीं पाता था, रिसाइकल नहीं हो पाते थे डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स अगर उनका डिकम्पोजिशन नहीं होता तो। इसीलिए ये जो डिकम्पोजर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ओके। फिर आपको बोला है जीवो जीवस्य जीवनम, ये एक थॉट दिया है, इसका मतलब होता है एवरी लिविंग बीइंग इज फूड फॉर सम अदर लिविंग बीइंग, यानी हर एक जीवित जो ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो किसी न किसी दूसरे के लिए फूड का काम करता है बेटा। हमको पता है फूड चेन में किसी न किसी के लिए फूड का काम वो करता ही है। फिर यहाँ हमको कुछ क्वेश्चन दिया है, कैन यू रिकॉल में विच आर डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन। फूड चेन में कौन सी ट्रॉपिक लेवल्स होती है, टेल मी। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फूड चेन पे हर एक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म जुड़ते जाता है वो एक ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शरी कंज्यूमर, फिर एपेक्स कंज्यूमर्स और फिर डिकम्पोजर्स, ये सारे हो जाएंगे बेटा हमारे ट्रॉपिक लेवल्स इन फूड चेन, जिसको आप कार्निवोर्स ऐसा वगैरह भी बोल सकते हो, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स। आप इधर भी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो ट्रॉपिक लेवल पेज नंबर 82। अगर आप 9th के टेक्स्ट बुक की बात करो तो पेज नंबर 82 पे आप देख लेना, मैं ट्रॉपिक लेवल्स बहुत अच्छे से बताई है, वहाँ से आपको पिक करके आंसर यहाँ पे लिखना है बेटा, ओके। वहाँ से आपको आंसर पिक करके लिखना है। उसके बाद में व्हाट इज एनर्जी पिरामिड, एनर्जी पिरामिड में एनर्जी पिरामिड भी वहीं पे 9th के बुक में आपको दिया है। एनर्जी पिरामिड मतलब क्या, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जो हमको एनर्जी फ्लो बताता है। एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम ग्राफिकली पता चलता है हमको किससे, एनर्जी पिरामिड से। हमको पता है ना एनर्जी पिरामिड में नीचे में प्रोड्यूसर्स, फिर जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन, फिर जू प्लैंक्टन, फिर कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, इस तरीके से आ जाएंगे यहाँ पे, है ना, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। तो एनर्जी जो है, एनर्जी जब टॉप बॉटम टू टॉप हम जा रहे हैं, जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, किसमें, एनर्जी पिरामिड में। एनर्जी पिरामिड में जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो एनर्जी कम कम होते जाती है, क्योंकि नीचे में होता है बेटा प्रोड्यूसर्स, नीचे में होता है प्रोड्यूसर्स जिनके पास में सबसे ज़्यादा एनर्जी अवेलेबल होती है, और सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसफर होंगी। यानी प्रोड्यूसर्स के बाद में जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसको सिर्फ 10% एनर्जी ही मिलती है, 90% एनर्जी वो खुद यूज़ कर लेता है या हीट के फॉर्म में रिलीज कर देता है बेटा, ओके। सो इस तरीके से फूड एनर्जी पिरामिड होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एनर्जी अवेलेबल कम होते जाती है, और इसी को बोलते हैं बेटा एनर्जी पिरामिड। सिर्फ 10% एनर्जी अवेलेबल होती है ऊपर वाले लेवल पे, ओके। सो ये हो गया। उसके बाद में हमको एक चार्ट दिया है, ये वाला चार्ट वहाँ पे दिया है जिसकी मदद से हम इकोसिस्टम को समझ सकते हैं बेटा। देखो इकोसिस्टम के दो फैक्टर्स हैं, दो कंपोनेंट्स हैं, अबायोटिक फैक्टर्स और दूसरा है बायोटिक फैक्टर्स, ओके। अबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स यहाँ पे है। अबायोटिक में क्या आ जाएंगे, फिजिकल फैक्टर्स और केमिकल फैक्टर्स। अबायोटिक में आ जाएंगे दो चीजें, फिजिकल फैक्टर्स और केमिकल। फिजिकल में क्या आता है, एयर, सनलाइट, सॉइल, वाटर, ये सारी फिजिकल फैक्टर्स है। ये भी जरूरी है ना बेटा, जैसे प्रोड्यूसर्स,
प्लांट प्रोड्यूसर्स है, और कोई भी इकोसिस्टम हो या अर्थ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से ही एनर्जी मिल रही है। और प्लांट को अगर फूड तैयार करना है, एनर्जी तैयार करना है, तो उसको सनलाइट चाहिए, उसको वाटर चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए मतलब एयर चाहिए, और सॉइल चाहिए जहाँ से वो सारी चीज़ें एब्जॉर्ब करेगा, तभी वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। इसीलिए एबायोटिक फैक्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है बायोटिक फैक्टर्स के सर्वाइवल के लिए। उसके बाद में केमिकल फैक्टर्स में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, सॉल्ट्स है ना, चाहे प्लांट्स को देख लो या एनिमल्स को देख लो, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए। उसमें भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं बेटा। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मतलब हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये मैंने उनके सिंबल्स लिखे, केमिकल सिंबल्स। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, वहाँ पे नाम दिए ही है, वो नाम आप लिख सकते हो, ठीक है। सो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनकी भी ज़रूरत होती है बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ के लिए। उसके साथ में ऑर्गेनिक में क्या आ जाएगा, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, इनकी भी बहुत ज़रूरत होती है। इनके बिना तो वो डेवलप ग्रो ही नहीं हो पाएगा। फिर अगर हम बायोटिक फैक्टर्स की बात करें, इकोसिस्टम में दो तरीके के बायोटिक फैक्टर्स है बेटा, एक होंगे ऑटोट्रॉपिक, एक होंगे हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो खुद अपना फूड बनाते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं, और उसमें आ जाते हैं प्लांट्स, उसमें आ जाते हैं प्लांट्स, ठीक है। और हेट्रोट्रॉपिक में दो आएंगे। हेट्रोट्रॉपिक में एक होता है कंज्यूमर, एक होता है डिकम्पोजर। कंज्यूमर सारे एनिमल्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, पता है हमको। प्राइमरी कंज्यूमर जो प्लांट्स को खाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी को खाएगा, और टर्शियरी जो सेकेंडरी पे फीड होगा, ओके। और अगर हम डिकम्पोजर्स की बात करें, यानी जो डेड एनिमल्स और प्लांट के बॉडी को डिकम्पोज करते हैं, सड़ाते हैं, तो उसमें आ जाते हैं फंगस, बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो ये पूरा हो गया हमारा इकोसिस्टम। वही हमने देखा बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स और इनका इंटरेक्शन। अगर प्लांट को ग्रो होना है तो उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और जब ये प्लांट और एनिमल्स की डेथ हो जाती है तो हमको पता है न्यूट्रिएंट्स फिर से बैक टू सॉइल या एयर या वाटर में आ जाते हैं, है ना। यानी इनके बीच में इंटरेक्शन चलते रहता है, और वही हो जाता है हमारा इकोसिस्टम। समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक पैडी फील्ड का एग्जाम्पल दिया है, वो हम पढ़ते हैं, ओके। और उसके बाद में देखेंगे ये जो इकोसिस्टम है ये इन्वायरमेंट से किस तरीके से रिलेटेड है बेटा, ओके। आई होप ये इकोसिस्टम का कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, क्योंकि 9th में ही हम ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे बेटा। ये तो सिर्फ एक रिवीजन है उसका, ओके। सो बेटा अभी हमको एक एग्जाम्पल दिया है क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम मतलब जहाँ पे क्रॉप्स वगैरह उगाए जाते हैं, यानी फार्म का वगैरह, वहाँ पे भी इकोसिस्टम्स होते हैं अलग अलग। सो वहाँ उन्होंने बोला है कि पैडी फील्ड मतलब जहाँ पे राइस वगैरह का कल्टीवेशन होता है ना, उसको पैडी फील्ड कहा जाता है, राइस के कल्टीवेशन को। तो साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन होता है पैडी फील्ड का, है ना। और बोला है उन्होंने पैडी फील्ड्स आर फ्रीक्वेंटली अटैक्ड बाय ग्रास हॉपर्स, यानी जो ग्रास हॉपर्स होते हैं वो पैडी फील्ड पे बहुत फ्रीक्वेंटली अटैक करते रहते हैं। और जहाँ पे ग्रास हॉपर्स होंगे तो ग्रास हॉपर्स को खाने के लिए वहाँ पे फ्रॉग भी होंगे बेटा, बिकॉज फ्रॉग ईट्स ग्रास हॉपर। नाउ ये फ्रॉग जो है वो स्नेक का पसंदीदा खाना है। फ्रॉग स्नेक का पसंदीदा खाना है, तो वहाँ पे स्नेक्स भी प्रेजेंट होंगे, है ना। तो पैडी फील्ड में अगर हम फूड चेन की बात करें तो पैडी फील्ड में फूड चेन कैसा हो जाएगा कि वहाँ पे पैडी फील्ड है, पैडी फील्ड के ऊपर में ग्रास हॉपर्स, वहाँ पे ग्रास हॉपर्स बहुत होते हैं क्योंकि वो पैडी के फील्ड को, राइस के प्लांट्स को वो खाते हैं। और उसके बाद में ग्रास हॉपर्स को खाने के लिए वहाँ फ्रॉग्स होते हैं, और फ्रॉग्स को कंज्यूम करने के लिए वहाँ पे स्नेक्स होते हैं। सो इस तरीके से वो जो है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा ऑर्गेनिजम्स। नाउ अब उन्होंने क्वेश्चन दिया है, इफ फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइंस ऑल ऑफ अ सडन, अब क्या हुआ, ये जो फ्रॉग का पॉपुलेशन है ये डिक्लाइन हो गया, यानी फ्रॉग का पॉपुलेशन कम हो गया, एकदम से फ्रॉग के नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गया, वो फील्ड में फ्रॉग का नंबर बहुत ज़्यादा कम हो गया। तो उन्होंने क्वेश्चन किया है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप, यानी जो पैडी क्रॉप है उस पे फ्रॉग के कम होने का क्या इफेक्ट होगा। तो ध्यान से समझेंगे बेटा, देखो फ्रॉग जो है वो ग्रास हॉपर्स को खाता है। फ्रॉग किसको खाता है, फ्रॉग खाता है ग्रास हॉपर को। अब फ्रॉग का नंबर कम हो गया, फ्रॉग का नंबर कम हो गया। सो जब फ्रॉग ही नहीं है ग्रास हॉपर को खाने के लिए, तो ग्रास हॉपर को खाएगा कौन,
जो ग्रासहोपर का खाते थे वो फ्रॉग्स का डिक्लाइन हो गया तो ग्रासहोपर का नंबर बढ़ गया, ये तो कॉमन सेंस है। अब ग्रासहोपर का नंबर बढ़ गया तो वो क्या करेंगे, जितने ज़्यादा ग्रासहोपर उतना ज़्यादा पैडी फील्ड को नुकसान पहुँचेगा, उतना ज़्यादा पैडी फील्ड को नुकसान पहुँचेगा, उतने ज़्यादा राइस के प्लांट्स वो खाएंगे। तो उन्होंने पूछा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप, क्या इफेक्ट होगा पैडी क्रॉप्स पे, पैडी क्रॉप्स विल डिक्रीज, पैडी क्रॉप्स खराब होने लगेंगे क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ग्रासहोपर भी पैडी के क्रॉप्स को खा रहे हैं, तो पैडी के क्रॉप्स का नंबर कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये टर्शरी कंज्यूमर है बेटा, है ना, इतना तो पता है हमको। ये प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। फ्रॉग का नंबर कम हो गया तो ग्रासहोपर का नंबर बढ़ गया, ग्रासहोपर का नंबर बढ़ गया तो पैडी के क्रॉप का नंबर कम हो जाएगा क्योंकि पैडी के क्रॉप्स को ग्रासहोपर्स खा लेंगे बेटा, वहाँ नुकसान पहुँचाएंगे फसल को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है नंबर ऑफ विच कंज्यूमर्स विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज। अब मुझे बताओ, फ्रॉग का नंबर कम हो गया तो ग्रासहोपर का नंबर बढ़ गया क्योंकि फ्रॉग्स ग्रासहोपर को खाते हैं। अब मुझे बताओ ये फ्रॉग्स को कौन खाता है, फ्रॉग्स को खाते हैं स्नेक, फ्रॉग्स को खाते हैं स्नेक, और फ्रॉग्स का नंबर कम हो गया, यानी स्नेक्स के लिए जो अवेलेबल फूड था, जो फ्रॉग था वो कम हो गया, तो स्नेक्स का नंबर बढ़ेगा कि कम होगा बताओ, स्नेक का नंबर भी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फ्रॉग अब नहीं बचे तो स्नेक्स के पास कुछ खाने के लिए नहीं है, तो वहाँ पे स्नेक्स का नंबर भी कम हो जाएगा। यानी ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी और ये टर्शरी कंज्यूमर। तो उन्होंने बोला कौन से कंज्यूमर का नंबर बढ़ेगा और कौन से कंज्यूमर का नंबर कम होगा। सो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स है उनका नंबर बढ़ जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स लाइक ग्रासहोपर्स विल इंक्रीज एंड टर्शरी कंज्यूमर्स लाइक स्नेक्स विल डिक्रीज इफ द पॉपुलेशन ऑफ फ्रॉग डिक्लाइंस। समझ में आ रहा है, ग्रासहोपर्स प्राइमरी कंज्यूमर है, प्राइमरी कंज्यूमर का नंबर बढ़ जाएगा और टर्शरी कंज्यूमर जैसे कि स्नेक उसका नंबर कम हो जाएगा क्योंकि जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसका नंबर कम हो गया है। थर्ड क्वेश्चन बोला है व्हाट विल बी ओवरऑल इफेक्ट ऑन दैट इकोसिस्टम, ये जो पूरा इकोसिस्टम है उस पे ओवरऑल इफेक्ट क्या गिरेगा, पूरे इकोसिस्टम पे ओवरऑल इफेक्ट क्या गिरेगा। अब मुझे बताओ, फ्रॉग कम हो गए, ग्रासहोपर बढ़ गए, ग्रासहोपर बढ़ गए तो पैडी की फील्ड्स को नुकसान हो गया, पैडी की फील्ड खराब हो गई क्योंकि ग्रासहोपर पैडी के फील्ड को खा लिए। लेकिन फ्रॉग्स की वजह से स्नेक्स का नंबर भी कम हो गया, यानी प्रोड्यूसर भी डिस्ट्रॉय हो गए, यानी पैडी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गया, और जो टर्शरी कंज्यूमर था स्नेक्स उनका भी नंबर कम हो गया बेटा। यानी अगर हम देखें तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही वहाँ पे डिस्टर्ब हो गया, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया, एंटायर फूड चेन, ये पूरी की पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो गई। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि इकोसिस्टम का अगर एक भी मेंबर, एक भी ट्रॉपिक लेवल का एक भी मेंबर का अगर नंबर कम ज़्यादा होता है तो अल्टीमेटली वो पूरी की पूरी फूड चेन ही डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी की पूरी फूड चेन ही डिस्टर्ब वहाँ पर हो जाएगी बेटा। समझ में आ रहा है, इफ पैडी के फील्ड में जो ग्रासहोपर्स है या जो फ्रॉग है उनका नंबर कम हो गया तो पूरा का पूरा फूड चेन वहाँ डिस्टर्ब हो रहा है, स्नेक्स का नंबर भी कम हो रहा है और पैडी की फील्ड भी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो यही नहीं, अगर कोई भी क्वेश्चन उन्होंने दे दिया, कोई भी फूड चेन दे दी तो अब आप इजीली पता लगा सकते हो कि किसका नंबर बढ़ेगा किसका कम होगा, और एक का भी नंबर बढ़ा या कम ज़्यादा ऐसा कुछ होता है बेटा तो पूरी की पूरी फूड चेन वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाती है, इकोसिस्टम वहाँ डिस्टर्ब हो जाता है, नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता बेटा। ओके, सो ये एग्जाम्पल समझ में आया सबको, पैडी फील्ड वाला एग्जाम्पल सबको समझ में आया है। अब हम देखेंगे एनवायरनमेंट क्या होती है, व्हाट इज एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का डेफिनेशन देखो, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे प्रेजेंट है उस पे कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल मतलब कोई भी लिविंग फैक्टर, केमिकल्स जैसे कि न्यूट्रिएंट्स हमने देखा था, फिजिकल फैक्टर जैसे कि वाटर, सनलाइट, एयर, यानी ऐसे सारी की सारी चीज़ें जो किसी न किसी तरीके से अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रही है तो वो पूरे इसको मिला के हम कहते हैं बेटा एनवायरनमेंट। उसको कलेक्टिवली यानी मिला के क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एनवायरनमेंट। तो बताओ मुझे, केमिकल, फिजिकल फैक्टर्स बेसिकली अबायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे।
अबायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे ना बेटा नॉन लिविंग और बायोटिक फैक्टर्स, यानी इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो बेसिकली उसमें वही दो चीज़ें आती है, बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स। सिंपली अगर हम देखा जाए तो इन्वायरमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग, हमारे जो सराउंडिंग है, हमारी जो आजू बाजू की सराउंडिंग है, आजू बाजू के जो एरिया है उसकी जो कंडीशन है उसी को बोलते हैं बेटा एनवायरनमेंट, उसी को बोलते हैं एनवायरनमेंट। समझ में आया? तो उसमें फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स सभी आ जाएंगे, क्योंकि ये जो फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स है या दूसरे बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी तो लाइफ को अफेक्ट कर रहा है ना। जैसे हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हमारी लाइफ पे बाकी के एनिमल्स और प्लांट का भी कुछ ना कुछ इफेक्ट है, हमारे लाइफ पे केमिकल्स और फिजिकल फैक्टर्स का भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएगी बेटा एनवायरनमेंट में। ओके, यानी हमारे सराउंडिंग की क्या कंडीशन है वो आ जाती है बेटा एनवायरनमेंट में। अभी जो एनवायरनमेंट है ये होती है दो तरीके की हो सकती है, एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट और एक होगी बेटा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। एक होंगी नेचुरल एनवायरनमेंट और एक होंगी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट। ये जो सारी डेफिनेशंस वगैरह यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ, वो सारी डेफिनेशंस आपको स्क्रीनशॉट करके रख लेनी है बेटा और अपने नोट्स में ऐड करते जाना है। यहाँ पे हमने देखा बहुत सारे क्वेश्चंस, कैन यू रिकॉल, कैन यू टेल, थिंक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं और सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। ये सब आपको आंसर लिखने हैं बेटा, सब आंसर आपको अच्छे से सेंटेंस बना के लिखने हैं और होमवर्क सेंड करना है। ओके, समझ में आया? इतने पूरे क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए वो सब लिखने हैं। तो वहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज एनवायरनमेंट, तो ये डेफिनेशन वहाँ पे आ जाएगी। एंड व्हाट इज इंक्लूडेड इन एनवायरनमेंट, तो एनवायरनमेंट में बेसिकली कौन से फैक्टर्स इंक्लूडेड है, बायोटिक और अबायोटिक, यानी लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स उसमें इंक्लूडेड है। एनवायरनमेंट कितने तरीके की हो सकती है? एनवायरनमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स बेटा, एनवायरनमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट और नेचुरल एनवायरनमेंट। अभी देखते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या आता है बेटा। नेचुरल मतलब जो प्रेजेंट है, जो नेचर में प्रेजेंट है वो हो जाएगा नेचुरल एनवायरनमेंट, जो ऑलरेडी नेचर में प्रेजेंट है वो हो जाएगा बेटा नेचुरल एनवायरनमेंट। सो व्हाट विल बी आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट देन, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्या होगा फिर? आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट मतलब जो मैन मेड है, जो मैन ने नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंजेस किए है ना। जैसे बहुत सारे चेंजेस हम कर रहे हैं, हम घर बना रहे हैं, हम मशीन्स बना रहे हैं, तो ये भी तो हमारे सराउंडिंग में है और किसी ना किसी तरीके से वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट कर रहा है, हमको नहीं तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी अफेक्ट कर रहा है। तो वो तो नेचुरल नहीं है, वो ऑलरेडी मदर नेचर ने वो चीज़ें नहीं बनाई है, वो चीज़ें किसने बनाई है, वो चीज़ें ह्यूमन बींग्स ने बनाई है। सो वो सारा आ जाएगा हमारे आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में बेटा, वो आ जाएगा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। तो उतना कुछ डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है, बहुत ईजी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, बहुत ईजी बेसिक चैप्टर है बेटा। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कोई बहुत टफ चैप्टर नहीं है, अभी तक तो जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस की वो तो हम 9th में भी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बेटा। तो ये चैप्टर आपको अच्छे से अभी के अभी प्रिपेयर कर लेना है। जैसे ही ये चालू है चैप्टर, हम ज़्यादा भी नहीं पढ़ते, एक क्लास में हम लिमिटेड टॉपिक्स ही पढ़ते हैं, तो उतना तो आप एक दिन में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो बेटा। अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रॉपर सारी चीज़ें डेफिनेशंस वगैरह लर्न कर लो, और जैसे ही ये चैप्टर हमारा जिस दिन ख़त्म होता है उस दिन आपका प्रिपेयर करके भी ख़त्म हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको पता रहेगा ये चैप्टर ईजी है, ये हमारा प्रिपेयर्ड है, मतलब जितने भी 4-5 मार्क्स वो चैप्टर कंटेन करता है, जितने भी मार्क्स के क्वेश्चन वो चैप्टर पे आने वाले हैं, वो हमारे मार्क्स हमारे जेब में रहेंगे बेटा, हमने अगर प्रिपेयर कर लिया तो। और बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, जब पढ़ाया तभी के तभी प्रिपेयर करके रखो, लर्न करो, प्रैक्टिस करो और अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मतलब ये चैप्टर के मार्क्स तो हमारे कंट्रोल में है, हमारे अंडर में है, हम इजीली स्कोर कर सकते हैं उसमें, है ना। सो इस तरीके से बेटा हमको ये चैप्टर प्रिपेयर कर लेना है। सो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आ रहा है? एयर, वाटर, एटमॉस्फेयर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जो भी नेचुरल चीज़ है, जो मदर नेचर ने क्रिएट की हुई चीज़ें हैं, वो सारी की सारी आ जाएंगी हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट में। हवा, पानी, लैंड, एटमॉस्फेयर जो है अर्थ पे, है ना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी गैसेस, ऑक्सीजन वगैरह सब प्रेजेंट है उसमें, और अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर तो वेल तक, यानी हर एक ऑर्गेनिज्म तक, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म तक और छोटे ऑर्गेनिज्म, सब कुछ आ जाता है इस एनवायरनमेंट में। नाउ
वी नो दैट आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स नेचुरल एनवायरनमेंट। जो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है वो नेचुरल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है ना बेटा। आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट कैसे अफेक्ट करती है? जो भी ह्यूमन बींग्स ने चीज़ें बनाई है, मशीन्स वो बनाता है, या जो भी वो क्या करता है नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंज कर रहा है, जो भी वो नेचुरल एनवायरनमेंट में चेंज कर रहा है वो क्या हो गया? वो आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट हो गया। मतलब उसने रोड्स तैयार कर दिए। तो ये सारी चीज़ें किसी न किसी तरीके से नेचुरल एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अफेक्ट करती है, उनके लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है बेटा। कंटिन्यूस इंटरेक्शन ये सारे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में चलता रहता है नेचुरल एनवायरनमेंट में, है ना। जो नेचुरल एनवायरनमेंट के जो बायोटिक और अबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स है, उनके बीच में कंटिन्यूस इंटरेक्शन चलते रहता है, और वो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी भी है बेटा, तभी हमारी एनवायरनमेंट प्रॉपरली मेंटेन होकर रह पाएंगी। समझ में आ गया? सो बेसिकली एनवायरनमेंट में कौन सी दो चीज़ें आ जाती हैं? बेसिकली एनवायरनमेंट में बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स ही आते हैं। नाउ अब जहाँ पे हम ये बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स की स्टडी करते हैं और उनके बीच के इंटरैक्शंस की, इंटरैक्शन मतलब क्या? इंटरैक्शन मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको फूड प्रोड्यूस करने के लिए अबायोटिक फैक्टर्स की ज़रूरत है। जब भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है तो सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह फिर से अबायोटिक फैक्टर्स जैसे कि सॉइल, एयर, वाटर में आ जाते हैं बेटा, है ना। और बाद में ये जो अबायोटिक फैक्टर्स में आ गए फिर से न्यूट्रिएंट्स, ये किसी न किसी तरीके से प्लांट के यूज़ में आते हैं, यानी फिर से बायोटिक में वो एंटर कर रहे हैं। यानी ऐसे बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के बीच में कंटिन्यूस इंटरेक्शन चलते रहता है। और जहाँ पे जिस ब्रांच में हम इस चीज़ की स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है इकोलॉजी, उसको बोलते हैं इकोलॉजी। देखो डेफिनेशन है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के जो भी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स है और वो किस तरीके से एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं, वो जो स्टडी हम करते हैं उसको बोला जाता है इकोलॉजी। उसको क्या बोलते हैं? इकोलॉजी। एंड द बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज टू स्टडी द इकोलॉजी। यानी अगर इकोलॉजी हमको पढ़ना है तो इकोलॉजी में सबसे बेसिक लेवल पे हम स्टडी करते हैं बेटा इकोसिस्टम की, क्योंकि इकोसिस्टम में ही हमने देखा कि अबायोटिक और बायोटिक चीज़ों का इंटरेक्शन हो रहा है। तो इकोलॉजी क्या हो गया, समझ में आया? क्या है इकोलॉजी? इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरैक्शंस बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। अब बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का इंटरैक्शन मतलब ही एक इकोसिस्टम, समझ लो, मतलब ही एक इकोसिस्टम, है ना। बहुत सारे अलग अलग इकोसिस्टम्स होते हैं, मतलब ही एक इकोसिस्टम। यानी इकोलॉजी अगर हमको पढ़ना है तो हमको बेसिकली स्टडी किसकी करनी पड़ेगी बेटा? बेसिकली हमको स्टडी करनी पड़ेगी इकोसिस्टम्स की। नाउ वी नो दैट एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम्स। एनवायरनमेंट में बहुत अलग अलग तरीके के इकोसिस्टम्स है बेटा, जैसे कि अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था पॉन्ड इकोसिस्टम, या ये वाला क्रॉपलैंड वाला इकोसिस्टम से। लेकिन अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ अपने आप में ही एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। ओके, सो एनवायरनमेंट में ऐसे बहुत सारे इकोसिस्टम्स होते हैं, और एनवायरनमेंट का अगर हमको बैलेंस मेंटेन करके रखना है, एनवायरनमेंट का अगर हमको बैलेंस मेंटेन करके रखना है तो उसके लिए एनवायरनमेंट में वेरियस नेचुरल साइकिल्स चलते रहती है। जो जोग्राफिकल साइकिल्स या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हमने पढ़ा है 8th में 9th में बेटा, है ना। वो सारी चीज़ें क्या काम कर रही है? वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट का बैलेंस मेंटेन करके रख रही है। बैलेंस मतलब देखा है हमने वाटर साइकिल, वाटर का बैलेंस मेंटेन करके रखती है। कार्बन साइकिल, कार्बन का बैलेंस मेंटेन करके रखेंगी। और गैशियस साइकिल भी होती है, जैसे नाइट्रोजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल। ये सारे एलिमेंट्स का बैलेंस मेंटेन होके रहेगा। और जब ये सारी अबायोटिक चीज़ों का बैलेंस मेंटेन होके रहेगा, जब ये सारी अबायोटिक चीज़ों का बैलेंस मेंटेन होके रहेगा, तभी तो बायोटिक चीज़ों में बैलेंस रहेगा और बायोटिक और अबायोटिक का इंटरेक्शन प्रॉपरली होगा। और जब प्रॉपर अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शन होगा तो हम बोलेंगे कि जो एनवायरनमेंट है वो कैसी है? बैलेंस्ड है, प्रॉपर एनवायरनमेंट है, एग्जिस्ट कर रही है बेटा। समझ में आया? और उसके अलावा जो फूड चेन्स होती है, फूड चेन्स जो इकोसिस्टम की, वो भी कहीं ना कहीं
जो एनवायरनमेंट है उसका बैलेंस मेंटेन करती है ना, देखो ये जो इकोसिस्टम है इसकी वजह से सारे ऑर्गेनिजम्स का नंबर प्रॉपर मेंटेन रहेगा, ना ग्रास हॉपर बढ़ेंगे ना फ्रॉग्स बढ़ेंगे, है ना। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बैलेंस मेंटेन्ड है एनवायरनमेंट का फूड चेन की वजह से भी। जैसे हमने देखा कि अगर एक का भी नंबर कम ज़्यादा हो गया तो फूड चेन गड़बड़, इकोसिस्टम गड़बड़, और हम बोलेंगे कि एनवायरनमेंट का बैलेंस बिगड़ चुका है। यानी फूड चेन जो है वो भी बैलेंस मेंटेन करती है, और अबायोटिक फैक्टर्स का बैलेंस कौन मेंटेन करता है, ये जो अलग अलग साइकिल्स होते रहती है वो अब क्या होती है, कैसे होती है, वो 9th में हम पूरा पढ़ चुके हैं बेटा। किस तरीके से कार्बन हर फॉर्म में कन्वर्ट होता है एंड ऑल, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे वेरियस साइकिल्स में जो अर्थ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो ये पूरा स्टडी करने के बाद हम ऐसा बोल सकते हैं बेटा कि ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है वो नेचर के बिना पॉसिबल ही नहीं है। अगर नेचर नहीं रहेगा तो ह्यूमन नहीं रह सकता है। तो नेचर को प्रिजर्व करके रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। एनवायरनमेंट का बैलेंस बना के रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनवायरनमेंट में अगर बैलेंस नहीं रहेगा तो उसके जो बायोटिक फैक्टर्स है, अबायोटिक फैक्टर्स है, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, और ये सब डिस्टर्ब हो गया तो ह्यूमन की लाइफ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन तो इन्हीं चीज़ों पे डिपेंडेंट है बेटा। तो अगर हमको खुद के ही लाइफ के बारे में अगर सोचना है तो हमारे को बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एनवायरनमेंट को बचा के रखें, उसका बैलेंस मेंटेन करके रखें और उसको प्रिजर्व करें, उसको बचाएं, है ना। तभी जाके ह्यूमन की लाइफ जो है वो ह्यूमन भी अच्छे से जी सकता है। ओके, इसलिए कहा गया कि जो अर्थ जो है वो हमको फ्यूचर जनरेशन पे लीज पे मिला है, मतलब फ्यूचर जनरेशन से हमको रेंट पे अर्थ मिला है, यानी हमको अच्छे से वापरना है, अर्थ को अच्छे से यूज़ करना है, प्रिजर्व करके रखना है, ना कि वो हमारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, मतलब हमारी जायदाद जिसको बोलते हैं ना, जिसको हम किसी भी तरीके से यूज़ करें, वैसा नहीं है बेटा। अर्थ को हमको फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छे से कंजर्व करके, प्रिजर्व करके रखना है, बचा के रखना है, उसके बैलेंस को मेंटेन करना है। सो नेक्स्ट इसमें हमको वही देखना है बेटा कि हम एनवायरनमेंट को किस तरीके से कंजर्व करके, बचा के, अच्छे कंडीशन में मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छे से नहीं रहेगा तो वहाँ पे इकोसिस्टम्स भी प्रॉपरली नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमको पता है एनवायरनमेंट में ही अलग अलग इकोसिस्टम्स है। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम्स। तो इकोसिस्टम्स अगर अच्छे से अगर हमको रखने हैं तो एनवायरनमेंट का बैलेंस हमको मेंटेन करना पड़ेगा, और जब सारी चीज़ें बैलेंस में रहेंगी तो ही ह्यूमन लाइफ अच्छे से एग्जिस्ट हो सकती है बेटा। सो नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन किस तरीके से किया जा सकता है। तब तक आपको पूरे क्वेश्चन आंसर्स के नोट्स अच्छे से वहाँ पे बना लेने हैं बेटा। पूरा चैप्टर जितना हमने पढ़ा अभी उतना प्रिपेयर कर लो, ताकि जैसे ये हल्का चैप्टर है, कोई उतना टफ नहीं है, इजी है, बेसिक है, आप रीड करोगे तो भी समझ में आ जाएगा। लेकिन स्टिल हम लोग इसके क्लासेस ले रहे हैं बेटा, तो आपका काम है कि आप इसको अभी के अभी प्रिपेयर करो और ये चैप्टर का टेंशन ही हटा दो दिमाग से। मतलब इस पर जो भी क्वेश्चन आएगा उसके मार्क्स तो हमारे जेब में रहेंगे बेटा। ओके, सो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ईजी चीज़ें, अच्छे से नोट्स बनाओ और सेंड करो हम लोग। ओके, आज का लेक्चर अपन यहीं पे खत्म करेंगे। नेक्स्ट इसमें अपन आगे के टॉपिक्स देखेंगे बेटा। थैंक यू।